नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 मजे में होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के दूसरे सवाल को बताएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 4.1 के दूसरे सवाल में कुल 4 पार्ट दिए हुए हैं, जिनमें से पहला पार्ट देखिए हम यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो देखिए दूसरे सवाल में क्या कहा गया है, क्या करना है हम लोगों को। लिखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना है, निरूपित करना है। द्विघात समीकरण आप जानते हैं, द्विघात समीकरण इस रूप का होता है, जैसे x स्क्वायर है धन 5x है प्लस 6 है बराबर 0। इस रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। इसका व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो कुल मिला के इस रूप के समीकरण को क्या कहेंगे हम लोग? द्विघात समीकरण। तो जो ये पहले पार्ट में जो बताया गया है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए और एक इस तरह का द्विघात समीकरण लाकर दिखा दीजिए। और इतना लाकर दिखा देंगे इस तरह का द्विघात समीकरण, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पहले पार्ट में देखिए क्या कहा गया है। लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आगे लिखा है क्षेत्र की लंबाई, लंबाई यहाँ मीटर में दी गई है, चौड़ाई भी मीटर में है। लिखा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। और सवाल में आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528। कह रहे हैं भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। तो बच्चों देखिए, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए आपको लंबाई या चौड़ाई में से किसी एक चीज को यक्स मानना पड़ेगा। लंबाई या चौड़ाई दोनों में से किसी एक को क्या मानना पड़ेगा? यक्स। अब किसे यक्स मानना है, तो इसके लिए आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा। सवाल को ध्यान से पढ़िए और पढ़कर ये पता कीजिए कि किसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। लंबाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि चौड़ाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं? जिसके बारे में जानकारी न दें सवाल वाले, जिसके बारे में कोई जानकारी सवाल वाले न दें, उसी को यक्स मानना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई में से किसे यक्स माना जाए? जिसके बारे में सवाल वाले कोई जानकारी न दें। तो यहाँ पढ़िए ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा कि सवाल वाले किसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन जो लिखा है, इसे ध्यान से पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि लंबाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि चौड़ाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए लिखा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में पढ़ने से क्या लग रहा है कि लंबाई के बारे में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि चौड़ाई के बारे में। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमारे ख्याल से तो यहाँ लंबाई के बारे में बता रहे हैं कि लंबाई कितनी है? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई कितनी है? चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई कितनी है ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन लंबाई कितनी है? चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो कहने का मतलब यहाँ लंबाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन चौड़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं।
और हमारा कहना यह है कि जिसके बारे में सवाल वाले कुछ न बताएं, कोई जानकारी न दे, उसी को यक्ष मान लीजिए। यहाँ किसके बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं? चौड़ाई के बारे में। लंबाई तो बता रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, लेकिन चौड़ाई कितनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो हम चौड़ाई को ही क्या मान लेंगे? यक्ष। तो हल करते समय सबसे पहले यही लाइन लिखा जाए, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर यक्ष मीटर। देखिए हम चौड़ाई को क्या मान लिए? यक्ष। इसी को क्यों यक्ष माने चौड़ाई को? क्योंकि सवाल वाले चौड़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे, तो चलिए इसे यक्ष मान लिए। तब भूखंड की लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई बराबर, भूखंड की लंबाई बराबर, तो लंबाई के बारे में तो देखिए बता रहे थे कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, मतलब चौड़ाई में 2 का गुणा करके उसमें 1 जोड़ दीजिए। चौड़ाई में 2 का गुणा, दुगुना मतलब होता है 2 का गुणा, तो चौड़ाई में 2 का गुणा करके उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं लंबाई कितनी है? चौड़ाई के दुगुने, मतलब इसमें 2 का गुणा कीजिए तो चौड़ाई का दुगुना हुआ, और कह रहे हैं 1 अधिक है, इसमें 1 और जोड़ दीजिए। तो अब यहाँ चौड़ाई की जगह क्या लिखिए? चौड़ाई कितना माने हैं? यक्ष। तो चौड़ाई की जगह यक्ष लिखिए, गुणित 2 और धन 1। अब आगे 2 का गुणा यक्ष कीजिए, 2 यक्ष और धन 1। ये 2x + 1 जो आया है ये क्या हुआ? लंबाई है, ये लंबाई है। अब देखिए सवाल वाले क्षेत्रफल दिए हैं, दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिए हुए हैं? 528 मीटर स्क्वायर। अब क्या कीजिए कि चूंकि भूखंड कैसा है? आयताकार है। भूखंड कैसा है? आयताकार है। तो आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। यहाँ लिखिए, हम जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इस सूत्र में क्षेत्रफल की जगह 528 लिखिए, यहाँ रखिए 528 बराबर लंबाई की जगह लिखिए 2x + 1, 2x + 1, और चौड़ाई की जगह लिखिए यक्ष, यहाँ यक्ष लिखिए। इसे और हल कीजिए, 528 बराबर यक्ष का गुणा इन दोनों में कर दीजिए, यक्ष का गुणा इसमें, यक्ष का गुणा 1 में, तो होगा 2x² + यक्ष। इसे इन दोनों को इस साइड में लिख लीजिए, 528 को साइड में ले जाइए, ये हो जाएगा 2x² + यक्ष बराबर 528, या 2x² + यक्ष - 528 बराबर 0। 528 को बाएं तरफ पक्षांतर कर लिया गया। तो देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण की तरह देखिए दिख रहा है। द्विघात समीकरण में क्या होता है? चर की अधिकतम घात 2 होती है, चर की अधिकतम घात 2 रहे और बराबर का चिन्ह रहे, तो मान के चलिए वो द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण यही है। तो ये दी गई स्थिति का द्विघात समीकरण रूप यही है, दी गई स्थिति का द्विघात समीकरण रूप यही है।
तो बस यहीं तक इसे हल करना है, यही उत्तर हो जाएगा ना। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए अब दूसरा पार्ट इसका लिखिए। दूसरा पार्ट देखिए क्या है। हाँ तो देखिए बच्चों, दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट लिखा हुआ है। लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यहाँ क्या बता रहे हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लीजिए और उनका गुणा कर दीजिए, और जब उनका गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 306। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लें। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लें और तब उन दोनों का क्या कर दें, गुणा। जब उन दोनों का गुणा कर देंगे तो प्रश्न के अनुसार उत्तर कितना आएगा, 306। तो क्या कीजिए, सबसे पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानिए। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1। तो मान लिया जाए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन है, x है और एक तो x प्लस 1 है। ये दोनों क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो प्रश्न के अनुसार इन दोनों का गुणा करेंगे तब उत्तर कितना आएगा, 306। तो प्रश्न के अनुसार इन दोनों का गुणा कर दीजिए। प्रश्न के अनुसार इन दोनों का गुणा कीजिए। तो x गुणित x प्लस 1, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 306। अब क्या कीजिए, x का गुणा अंदर इन दोनों के साथ कर दीजिए। x का x में गुणा x स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 में x बराबर 306। x स्क्वायर प्लस x और 306 को बाएं तरफ पक्षांतर कर लीजिए, -306 बराबर 0। तो देखिए ये भी द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, यानी जो स्थिति दी गई थी उसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए हैं। तो ये भी उत्तर होगा। ये दूसरे सवाल को हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए हैं। चलिए अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरे में लिखा है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो हाँ तो देखिए बच्चों, तीसरा पार्ट, दूसरे सवाल का तीसरा पार्ट लिखा है। देखिए लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्ष में दी गई है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रोहन की वर्तमान आयु को कुछ मान लेंगे। जैसे मान लिया जाए रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। वर्तमान आयु का मतलब समझते हैं,
वर्तमान आयु का मतलब जिस समय हम सवाल लगा रहे हैं उस समय रोहन की आयु जो आप मान रहे हैं वही उसकी वर्तमान आयु मानी जाएगी। या आप लोग जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं उस समय मान लीजिए कि रोहन की वर्तमान आयु, यानी उसी समय को आप वर्तमान आयु मानिए जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, और जिस समय हम इसे हल कर रहे हैं उस समय हम रोहन की आयु को क्या मानेंगे, वर्तमान आयु मानेंगे। तो चलिए हम इसे मान ले रहे हैं हल में। सबसे पहले हम इसी चीज को लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, यानी रोहन की इस समय जिस समय हम इसे हल कर रहे हैं उस समय रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। तो लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन लिखा है ना, रोहन की माँ उससे मतलब रोहन से कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, रोहन की आयु जितनी होगी उससे 26 वर्ष ज्यादा। यहाँ लिखा जाए तब रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, रोहन की आयु जितनी है उससे 26 वर्ष बड़ी। तो रोहन की आयु कितनी है, x, इस समय रोहन की आयु x वर्ष है, उससे 26 वर्ष ज्यादा, मतलब इसमें 26 और जोड़ दीजिए। तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, x प्लस 26 वर्ष। अब आगे कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, किनकी आयु का गुणनफल, रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। लिखा है उनकी आयु मतलब रोहन की और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। 3 साल बाद रोहन की माँ और रोहन की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगी, 360। तो क्या किया जाए इसके लिए, अब ये पता किया जाए कि 3 वर्ष बाद 3 वर्ष पश्चात रोहन और रोहन की माँ की आयु कितनी होगी। यहाँ लिखा जाए 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद या पश्चात भी लिख दीजिए। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु पता कीजिए कितनी होगी और रोहन की माँ की आयु कितनी होगी। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, अब देखिए जिस समय इस सवाल को हम हल कर रहे हैं उस समय तो रोहन की आयु कितनी थी, x वर्ष, और x वर्ष है, और 3 साल बाद उसकी उम्र ज्यादा हो जाएगी। जैसे अगर आज के दिन कोई 10 साल का है तो 3 साल बाद उसकी उम्र 13 साल हो जाएगी। 10 में 3 जोड़ के 13, यानी जो आज के दिन उम्र है उसी में 3 वर्ष जोड़ दीजिए तो 3 साल बाद 13 साल हो जाएगा। जैसे आज के दिन उसकी उम्र x है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो उसी में इसमें 3 जोड़ दीजिए, x प्लस 3 वर्ष। तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 3। और रोहन की माँ की आयु अब रोहन की जो माँ है उसकी भी आयु 3 वर्ष बाद बदल जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रोहन की माँ की आयु कितनी थी,
x प्लस 26 और इसी में 3 वर्ष और जोड़ दीजिए, 3 वर्ष और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? चलिए यहाँ वर्ष लिख देते तो हो जाएगा x प्लस 26 में 3 जोड़िए 29। ये रोहन की माँ की आयु है। 3 साल बाद रोहन की आयु इतनी होगी और रोहन की माँ की आयु इतनी हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कह रहे हैं कि 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद रोहन और रोहन की माँ की आयु जितनी होगी, रोहन और रोहन की माँ की आयु जितनी भी होगी 3 साल बाद, उन आयु का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 360 लिखा है ना। उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी कब? 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की उम्र देखिए, ये दोनों हैं। 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र ये है, रोहन की माँ की उम्र ये है। तीन दोनों का क्या कर दीजिए? गुणा। तो गुणा कीजिए x प्लस 3 गुणित x प्लस 29 बराबर में 360। इसे हल कीजिए, गुणा कीजिए दोनों कोष्ठकों का। तो x में x का गुणा x स्क्वायर प्लस x का गुणा 29 में 29x प्लस 3 का गुणा x में 3x और प्लस 3 का गुणा 29 में 3 9 27 और 3 दूना 6 2 8 बराबर 360। x स्क्वायर प्लस 29x में 3x जोड़िए, 29 1 30 2 32x और प्लस 87 और 360 को बाएं तरफ पक्षांतर कीजिए, हो जाएगा 360 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x इन दोनों को घटा दीजिए। 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा, यहाँ 5, 15 में से 8 घटाएंगे 7 आएगा और यहाँ 2 माइनस में बराबर 0। तो देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिए हम लोग। तो जो स्थिति दी गई थी इसे द्विघात समीकरण के रूप में, देखिए ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया गया है। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। यहाँ भी आप वर्तमान शब्द लिख सकते हैं, यहाँ बीच में रोहन की माँ की, यहाँ लिख दीजिए वर्तमान। चलिए बच्चों इसे मिट दे रहे हैं। देखिए बच्चों दूसरे सवाल का चौथा पार्ट लिखा हुआ है। देखिए इसे कैसे हल किया जाएगा। लिखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यच मतलब घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो क्या कीजिए कि सबसे पहले यही मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल। तो माना, यहाँ सबसे पहली लाइन यह लिखिए, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, चाल को स्पीड कहते हैं, स्पीड बराबर x
किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मान लिया गया कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रेलगाड़ी इतने स्पीड से चल रही है। मान लिया गया कि रेलगाड़ी की स्पीड इतनी है, इसका मतलब रेलगाड़ी इतने स्पीड से जा रही है। अब कितनी दूर जाना है उसे, 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी इसी स्पीड से जाना है। तो सोचिए कोई रेलगाड़ी है वो इतने स्पीड से 480 किलोमीटर की दूरी जब जाएगी तो जाने में उसे समय भी लगेगा। कोई भी रेलगाड़ी इतने स्पीड से चले और वो कितनी दूर जाए, 480 किलोमीटर दूर जाए, उसे 480 किलोमीटर दूर जाने में समय लगेगा कि नहीं। तो हम लोग समय पहले यहाँ ज्ञात करें। यहाँ लिखें कि इसलिए 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा, इसलिए 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटा चाल होता है। इसी दूरी बटे चाल सूत्र से निकालिए तो कितना होगा, दूरी कितना जाना है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो दूरी की जगह 480 लिखिए। अब किस स्पीड से जाना है, किस चाल से जाना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ चाल की जगह x लिखिए, यहाँ लिखिए घंटे, यानी इतना घंटा लगेगा। कोई रेलगाड़ी अगर इतने स्पीड से 480 किलोमीटर दूर जा रही है तो उसे 480 किलोमीटर दूर जाने में इतना समय लगेगा, इतने घंटे का समय लगेगा। अब देखिए कह रहे हैं कि यदि इसकी चाल मतलब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो लिखा जाए चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, जो चाल है रेलगाड़ी की, जो स्पीड है उसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कीजिए, कम कर दीजिए। तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी, x, पहले रेलगाड़ी इतनी स्पीड से जा रही थी, अब उसकी स्पीड कितना घटा दिया जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तब रेलगाड़ी की नई स्पीड कितनी होगी, करने पर रेलगाड़ी की नई चाल कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी x, और उसी में कितना कम कर दिया जाए, 8, x में से 8 घटा दीजिए, तो अब रेलगाड़ी की चाल इतनी हो गई है, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रेलगाड़ी इतने स्पीड से जाएगी, पहले इतने स्पीड से जा रही थी, अब इतने स्पीड से जाएगी, और जाना कितना है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती का मतलब उसी दूरी को तय करना है, कितनी दूरी को, 480 किलोमीटर, यानी भले रेलगाड़ी की स्पीड कम कर दी गई है ना, रेलगाड़ी की स्पीड कम कर दी गई, कितना, 8, x में 8 घटा दिए तो नई चाल ये आ गई है। अब रेलगाड़ी इसी स्पीड से जाएगी, लेकिन उसे जाना कितनी दूर है, 480 किलोमीटर दूर ही जाना है, तब लिखा जाए इसलिए 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में
तय करने में लगा समय बराबर, अब समय निकाला जाए, देखिए कितना आएगा। तो सूत्र वही लिखिए, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। तो देखिए अब कितना दूरी कितना जाना है, 480 किलोमीटर। तो दूरी की जगह वही लिखिए 480। किस स्पीड से जाना है अब उसे, अब इस स्पीड से जाना है, तो चाल की जगह ये लिखिए x माइनस 8 इतना घंटा। तो जब रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही थी तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लग रहा था। और जब रेलगाड़ी इस स्पीड से जा रही थी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो 480 किलोमीटर दूर जाने में उसे इतना समय लग रहा है। अब थोड़ा इन दोनों समयों को ध्यान से देखिए, अंदाजा लगाइए इन दोनों समयों में से कौन सा समय कम है, कौन सा समय ज़्यादा है। इन दोनों में से कौन कम है, कौन ज़्यादा है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए। पहले रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही थी। पहले हमारी बात एक चीज समझिए, अगर आप ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो कम समय में घर पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, घर से कहाँ जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो कम समय में पहुंचेंगे, और कम स्पीड से जाएंगे तो ज़्यादा समय पहुंचने में लगेगा। तो ठीक इसी तरह अगर स्पीड ज़्यादा है, देखिए पहले स्पीड x थी, बाद में स्पीड x में से 8 घट गई, यानी ये स्पीड ज़्यादा है, ये स्पीड कम है। तो जब स्पीड ज़्यादा थी रेलगाड़ी की तो कम समय लगा होगा जाने में, स्पीड ज़्यादा थी इसलिए 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कम समय लगा होगा। तो मतलब ये समय कैसा है, कम है। ये समय कैसा है, कम, क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो रेलगाड़ी कम समय में पहुँच गई होगी। और यहाँ देखिए, यहाँ स्पीड कम है, x में से 8 घट गया है, मतलब स्पीड कम हो गई। और जब स्पीड कम हो गई तो 480 किलोमीटर दूर जाने में ज़्यादा समय लेगी। ये समय कैसा है, ज़्यादा है। ये समय कैसा है, ज़्यादा है। ये समय कम क्यों है, क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा होने पे समय कम लगेगा, स्पीड कम होने पे समय ज़्यादा लगेगा। तो देखिए अब आगे क्या करना है। अब प्रश्नानुसार ये जो सवाल में देखिए कह रहे हैं कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ ये जो समय लिखा है, ये जो समय लिखा है, ये दोनों बराबर तो है नहीं, वो कम है, ये ज़्यादा है। ये जो 3 घंटे का फर्क दिखा रहे हैं कि 3 घंटे अधिक लेती अगर कम स्पीड से जाती, तो इस 3 घंटे को अगर हम इस जो ज़्यादा समय लग रहा है, इस 3 घंटे को इसमें से घटाकर, इसमें से इस 3 घंटे को घटा दें तो इसके बराबर माना जाएगा। इसमें से 3 घंटे को घटाकर इसके बराबर कर दें तो सही माना जाएगा। तो एक तरीका ये है, इस 3 घंटे को इसमें जोड़ दीजिए तो इसके बराबर माना जाएगा। इस 3 घंटे को इसमें जोड़ दें तो इसके बराबर आ जाएगा, या इस 3 घंटे को इसमें से घटा दीजिए तो इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ 2 स्थितियां हैं, आप दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। तो इन दोनों समयों को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहला नंबर, इस 3 घंटे को इसमें जोड़ दें तो इसके बराबर होगा, या इस 3 घंटे को इसमें से घटा दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो कोई एक काम आप करिए। तो प्रश्न के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, इस ज़्यादा वाले समय में से इसको हम घटा के लिख दे रहे हैं। तो ज़्यादा वाला समय कितना है, 480 बटे में x माइनस
8, इसमें से हम 3 को घटाकर किसके बराबर कर दे रहे हैं, इसके। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए हम क्या किए हैं, ज़्यादा वाले समय में से 3 घंटे को घटा दिए हैं और ले जाकर इसके बराबर कर दिए हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें ये जोड़ दीजिए 3 घंटा प्लस 3 और इस समय के बराबर कर दीजिए 480/x माइनस 8। इसे आप हल करेंगे तो वही द्विघात समीकरण मिलेगा जो इसको हल करने से मिलेगा। तो चलिए इसे हम हल कर रहे हैं, उसे आप लोग अपने से हल कर लीजिएगा। इसमें क्या कीजिए, -3 को उधर ले जाइए, ऐसे इधर पक्षांतर कर लीजिए। तो 480/x माइनस 8 और उसे इधर लाइए तो -480/x और -3 उस साइड में जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ क्या कीजिए, 480 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x 1/x माइनस 8 और -1/x बराबर 3। यहाँ इसका लघुत्तम ले लीजिए तो ये लघुत्तम में होगा x और इसका गुणा करके लिखिए x माइनस 8 इंटू x और ऊपर यहाँ x होगा और -x माइनस 8 होगा, ऐसे कर दीजिए और बराबर में 3 हो। चलिए अब क्या कीजिए, लघुत्तम ले लिए हैं, हर का गुणा करके बटे के नीचे लिखे हैं और ये तिरछा गुणा करके बटे के ऊपर लिख दिए। चलिए इसे और हल करें। ये हो जाएगा 480 ब्रैकेट में x और ये -x और +8 और बटे में x का गुणा इन दोनों में कर दीजिए x² माइनस 8x और बराबर में 3 है। यहाँ से देखिए x कट जाएगा तो 480 में 8 का गुणा होगा और ये जो बचा है नीचे इसका गुणा तिरछा इधर हो जाएगा 3x² माइनस 8x। 3 से इसे काट सकते हैं, 3 × 3, 3 × 4 = 18, 0 तो बचा 8 0 0 8 × 48 8 × 48 8 × 8 = 12 बराबर x² माइनस 8x। इसे इस साइड में ला दीजिए x² माइनस 8x बराबर 1280 x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो ये बच्चों ये जो समीकरण आया है ये द्विघात समीकरण है और यही समीकरण दी गई स्थिति का द्विघात समीकरण रूप है। ये द्विघात समीकरण रूप में दी गई स्थिति को व्यक्त कर दिया गया है।